वैभव का गढ़ तिमनगढ़। अद्भुत किला, अद्भुत किंवदंतियां। जहां बोल सी उठती है कला, जिसके कण कण में है यदुवंश। जिसने जिए हैं कई किस्से इतिहास में। जिसमें छिपी है दास्तां पारस पत्थर की। जहां पत्थर गाते हैं शिल्प कला के गीत। जिसे एक श्राप ने कर दिया बर्बाद। जो पहुंच गया अर्श से फर्श पर। वो है शापित किला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कभी वो बहुत वैभवशाली था। उसकी इतनी ख्याति थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं करौली के तिमनगढ़ किले की। यह किला कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन एक श्राप से सब कुछ बर्बाद हो गया। बर्बादी ऐसी कि फिर यह बस न सका। यह किला इतना समृद्धशाली था कि विदेशी आक्रांताओं ने हमला कर लूटपाट की। अंग्रेजों ने लूटा। आजादी के बाद तस्करों ने जमकर लूट मचाई। इन सब के बावजूद यह किला अपने वैभव की कहानी कहता है। यह कहता है, मुझे बचा लो। चलिए देखते हैं शापित किला। यह कहानी है एक वैभवशाली किले की, जिसकी कहानी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यह किला खंडहर हो गया। इसके गर्भ में पारस पत्थर की कहानी छिपी है। प्राचीन कला की बेमिसाल धरोहर। एक वैभवशाली किला। पारस पत्थर की पौराणिक मान्यता। यह है करौली का तिमनगढ़ किला। कई कहानी किस्सों को समेटे ये किला आज भी अपने वैभव की दास्तां बताता है। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये किला करौली जिले के सागर की पाल के ठीक सामने पहाड़ी पर बना है। वैसे तो तिमनगढ़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय कहानी भरतपुर जिले के राजाओं से जुड़ी है। भरतपुर जिले में वर्तमान स्थित बयाना को पहले विजयगढ़ के नाम से जाना जाता था। विजयगढ़ किले में राज परिवार के दो भाई रहते थे, बड़ा भाई विजयपाल और छोटा भाई तिमनपाल। दोनों में आपसी विवाद के बाद तिमनपाल ने विजयगढ़ को छोड़ करौली और यूपी में आगरा जिले की सीमा से लगे सागर सरोवर की तराई में जाने का निश्चय किया। उसने वहां पारस पत्थर की सहायता से संवत 800 में तिमनगढ़ किले को बनाया था। राजा को पारस पत्थर कैसे मिला, इसकी भी मान्यताएं हैं। एक तो ये कि भगवान कृष्ण का वंशज होने के कारण मोर मुकुट से वो पत्थर हासिल हुआ, और दूसरा ये कि कुछ साधुओं ने तिमनपाल को राज्य विस्तार के लिए पारस पत्थर उस समय दिया जब वह युद्ध में सब कुछ खो चुके थे।
ये इसको बर्बाद तो मोहम्मद गौरी ने किया, बाकी नटनी के शराब से भी हुआ है। ये नटनी ने शराब दिया। एक बार राजा के यहाँ दरबार में कोई कलाबाजी दिखा रही थी नटनी, तो उसको जैसे ही कहा कि रस्सी पर नाचती हुई अगर तुम चली जाओगी इधर से उधर तो आपको आधा राज दे दिया जाएगा। और वो जैसे ही रस्सी पर निकली, ये किला साहब महाराज तिमनपाल का है। महाराज तिमनपाल ने इस किले को बसाया था और बहुत अच्छा किला बनाया था। बहुत अच्छे वैभव का किला था, शान शौकत से सब व्यवस्थाएं थी। और उनके पास पारस पत्थर भी था, जिसको पारस पत्थर को लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण किया। तिमनगढ़ उत्तर भारत का प्राचीनतम किला है। यदुवंशियों का एक महत्वपूर्ण किला होने की वजह से इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंची है। इसकी जो समय अवधि है वो 12वीं शताब्दी के लगभग मानी जाती है, क्योंकि इसमें तिमनगढ़ के जो जगनपौर पर जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख हैं, उसमें 12वीं शताब्दी का शिलालेख है। तो ये तो एक प्रमाणिक बात हुई। तिमनगढ़ के मामले में एक ये भी कहावत है, लोगों की मान्यता है कि यहाँ का जो सागर है उसमें पारस पत्थर है, और वो पारस पत्थर एक संत थे मेणकीदास, उनके द्वारा इसमें फेंका गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा के पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक बार में ही किले का निर्माण कर सके। इस दौरान सागर सरोवर के किनारे स्थित गुफा में तपस्या करने वाले संत को राजा तिमनपाल ने अपनी व्यथा बताई, जिस पर संत ने प्रसन्न होकर राजा को पारस पत्थर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा से कर के रूप में पुराना लोहा लेकर पारस पत्थर की मदद से सोने में बदला और किले का निर्माण कराया। राजा ने प्रजा के विकास में काम किया। संवत 800 में किला काफी विकसित और समृद्ध था। महाराज तिमनपाल ने कहा कि मेरे पास कुछ भी है नहीं, मैं किला किससे बसाऊं साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। तब साधुओं ने उनके लिए कुछ पारस पत्थर जैसा कोई वस्तु दी कि इससे जाओ, तुम इसे ले जाओ और लोहे को ये सोना बना देगी। तो राजा उसको लेकर के बड़े हर्ष में आए और उन्होंने इस पर नीम डाली। संवत 1105 में नीम डाली इस पर तिमनगढ़ की, और उसको पूरा किया, बनाया। जो राजा था तिमनपाल, वो यहाँ के लोग बागों से कर के रूप में पुराने लोहे को भेज में लेता था, कर के रूप में लेता था। भेज में जो किसानों से जो भी था, जो खराब लोहा था, वेस्टेज लोहा, उसको भेज के रूप में लेता, वो उसको फिर गला करके सोना बनाता था। ये बताते हैं कि यहाँ किसी समय जैन धर्म का वर्चस्व था। तो इस हिसाब से यदि हम प्रमाणों के आधार पर देखें तब तो ये 12वीं शताब्दी का, 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि का किला है। और यदि गहनता से इसके शोध किया जाए तो निश्चित तौर से महाभारत कालीन है। तिमनगढ़ किले के बिखरे पत्थर उस समय की शिल्प कला की कहानी बयां करते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये किला खंडहर में तब्दील हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ये वैभवशाली किला खंडहर हो गया, ये आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, तिमनगढ़, करौली। लंबे इलाके में फैले इस किले में जितनी कहानियां हैं उतना ही ये रहस्यमयी है। पारस पत्थर की किंवदंती है, साथ ही शराब की कहानी है। देखते हैं भंवर पुष्पेंद्र की ये रिपोर्ट। जी हाँ, किले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कभी ये किला बहुत ही समृद्ध था। राजा तिमनपाल ने पारस पत्थर से किले को बहुत भव्य बनाया था, लेकिन राजा को ये डर भी था कि कोई उनके बाद इस पारस पत्थर का दुरुपयोग ना करे। एक बार राजा तिमनपाल के पास एक संत आए जिन्होंने राजा को धार्मिक उपदेश सुनाए, जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें पारस पत्थर दे दिया, लेकिन संत ने इसे मामूली पत्थर समझकर सागर में फेंक दिया। राजा को जब पता चला कि संत ने पारस पत्थर को साधारण समझकर सागर सरोवर में फेंक दिया है, मिला। पारस पत्थर भी ढूंढने राजा ने उसमें
पारस पत्थर को एक राजा बुजुर्ग हो गया, उनके पुत्र कुछ आपस में झगड़ा, तो एक दिन ब्राह्मण को बुलाया, भोजन कराए। भोजन में दान में उसके राजा ने कहा कि भाई अब तुम इसका दुरुपयोग होगा या क्या होगा, इसको तुम दान भेंट में दे दिया राजा ने उसको। और राजा जैसे ब्राह्मण उसको भेंट में लेकर के अपनी रख करके और चला झोली में। अब आने कही यार राजा ने भोजन कराए और क्या दियो भेंट में हमको, ये दियो पत्थर, उठाया तालाब में फेंक दिया। कहावत है, लोगों की मान्यता है कि यहाँ का जो सागर है उसमें पारस पत्थर है, और वो पारस पत्थर एक संत थे मेणकीदास, उनके द्वारा इसमें फेंका गया था। क्योंकि पहले यहाँ के राजा बहुत समृद्ध थे, तो ये माना जाता है कि यहाँ के राजाओं ने सोने का जो यहाँ पारस से उपयोग किया होगा, और उसकी वजह से ही जो पैसा उनके पास आया उसी से किले का निर्माण हुआ होगा। तो ये किले की जो विशालता है वो पारस पत्थर से भी जुड़ी हुई है। बाद में कई राजाओं ने इस सागर में हाथियों को जंजीरों से बांध के छोड़ा था, लेकिन वो सोने की नहीं हो पाई। तो इसलिए ये अतीत के घर में छिपी हुई बात है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता जरूर है कि पारस उसमें मौजूद है। किले में खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियों की भरमार है, जिनको देखकर लगता है कि ये मूर्तियां बोल उठी। किले के जीवित जैसी लगने वाली मूर्तियों के बारे में किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि नटनी के श्राप से सब कुछ खंडर हो गया। नटनी ने राजा को श्राप क्यों दिया, इस बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि तिमनपाल को नट परिवार अपना किला दिखाने पहुंचा। राजा को नटनी ने कहा कि वो एक रस्सी के सहारे तिमनगढ़ से 2 किलोमीटर दूर जाकर वापस लौट सकती है। तब राजा ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वो उसे अपना आधा राज्य दे दे। जब नटनी शर्त जीतने के करीब आने लगी तो राजा के मन में लालच आ गया और उसने रस्सी कटवा दी, जिससे नटनी रस्सी से गिर गई। लेकिन नटनी ने गिरने से पहले राजा को श्राप दे दिया। यहाँ तिमनगढ़ में जो मूर्तियाँ निकाली गई हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ बोल रही हैं, क्योंकि इस बारे में एक किंवदंती भी है। किंवदंती ये है कि वर्षों पहले जब यहाँ राजा शासन किया करता था तो कोई नटनी से एक श्राप मिला था। वो श्राप इस बात को लेकर मिला था कि नटनी ने एक शर्त लगाई थी कि अगर वो रस्सी के सहारे इस किले से और उस किले के उस छोर तक निकल जाएगी तो उसको वो आधा राज्य दे देगा। लोगों का कहना है, और काफ़ी दिनों से ये किंवदंती प्रचलित है, कि उस वक्त जब वो नटनी निकलने लगी, पार करने लगी, तो वो रस्सी कटवा दी। तो नटनी ने एक श्राप दिया कि जैसा जैसा है वो पाषाण का हो जाएगा। और उसी हिसाब से यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो इस तरह की देखने में ऐसी लगती हैं कि कोई दुकान है तो दुकान कर रहा है, तो वो बिल्कुल साक्षात ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ सजीव हैं। इसमें तिमनगढ़ के किले में एक छतरी है, और उस छतरी को नटनी की छतरी कहते हैं। नटनी की छतरी में ये माना जाता है, ये लोगों में ये कहावत प्रचलित है कि नटनी ने यहाँ नृत्य किया था और रस्सी पर बांध करके उस पर नृत्य करते हुए जब उसकी शर्त पूरी होने को थी तो तत्कालीन राजा ने उस रस्सी को कटवा दिया और वहाँ नटनी गिर के मर गई। तो उसकी स्मृति में वो छतरी आज भी मौजूद है, और तिमनगढ़ के प्रमुख जो चित्र हैं उनमें नटनी की छतरी को प्रदर्शित किया जाता है। नटनी के श्राप से पूरा बाजार जहां का वहीं थम गया और पाषाण में तब्दील हो गया। तिमनगढ़ किला बेहतरीन शिल्प और स्थापत्य कला का उदाहरण है। जिसकी नजर इन मूर्तियों पर पड़ी, उसी ने इनको अपना बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिर्फ श्राप नहीं, बल्कि किले की बर्बादी के और भी कई कारण हैं, जिन्हें हम आगे बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तिमनगढ़ किले की बर्बादी के पीछे श्राप की कहानी तो आम है, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों से किले की बर्बादी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी तस्करों ने की। एक वैभवशाली किला कैसे बर्बाद हो गया, देखते हैं कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र की यह रिपोर्ट। तिमनगढ़ किला अपने समय में समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात था। इस किले को मुगल आक्रांताओं ने जमकर लूटा। पारस पत्थर की चाह में किले को
खोखला किया गया। कुछ धर्मांध आक्रांताओं ने किले के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा और जिन्हें नहीं तोड़ पाए उन्हें किले की जमीन में दफन कर दिया। 1194 में जब आक्रमण किया, आक्रमण में उनको 1 साल वहाँ आक्रमण करने के बाद सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने के बाद में मोहम्मद गौरी दूसरी बार दोबारा फिर इधर से आया और फिर दूसरी बार उसने साल भर को घेरा रखा। उस समय महाराज इस पे कुमारपाल थे, जो वे एक अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने जैन दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने कहा हम युद्ध करने में भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने यहाँ साल भर के घेरे के बाद में किले का घेरा दिया गौरी ने और इसको बर्बाद कर दिया। तहस नहस की जो स्थितियां हैं, राजा तिमनपाल के बाद में यहाँ स्थायी तौर से कोई भी शासक नहीं रहा। तिमनपाल का शासन था, मुस्लिमों के आक्रमण के बाद में वो वहाँ से भाग गया और फिर उसके बाद में युद्ध हुआ, उसमें उनका देहांत हुआ और उसके बाद में जो भी इनके वंशज हुए वो अस्थायी रहे, कभी चले गए कभी आ गए। लेकिन इतना अवश्य है कि यहाँ मुस्लिमों ने इस किले को पूरे को तहस नहस कर दिया और आज की स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ हिंदू सभ्यता का कोई प्रमाण है। केवल उत्खनन से प्राप्त मूर्तियाँ ये बताती हैं कि यहाँ हिंदू साम्राज्य था। मूर्तियों के बारे में भी एक अजीब स्थिति ये है कि मूर्तियाँ अलग तरह की दिखाई दी हैं। कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो दक्षिण की वास्तुकला और उस सभ्यता से संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत में जो मूर्तियाँ हैं और वो यहाँ तिमनगढ़ में मिल रही हैं, तो इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है मुस्लिम पीरियड में यहाँ सुरक्षित रखने के लिए मूर्तियों को यहाँ जमींदोज किया गया होगा और वो मूर्तियाँ जो आज हमारे सामने निकल रही हैं या जिनको वहाँ के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वास्तव में दूसरी सभ्यता से इनको यहाँ लाया गया है, तो वो मूर्तियाँ एक ऐसा प्रमाण है कि जिससे ये कहा जा सकता है कि किसी समय तिमनगढ़ में पूरे हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो केंद्रित रही थी। तो मूर्तियों से इस चीज़ पर हम गहनता से विचार कर सकते हैं। तिमनगढ़ के मामले में एक ये भी कहावत है, लोगों की मान्यता है कि यहाँ का जो सागर है उसमें पारस पत्थर है और वो पारस पत्थर एक संत थे मेणकीदास, उनके द्वारा इसमें फेंका गया था। क्योंकि पहले यहाँ के राजा बहुत समृद्ध थे, तो ये माना जाता है कि यहाँ के राजाओं ने सोने का जो यहाँ पारस से उपयोग किया होगा और उसकी वजह से ही जो पैसा उनके पास आया उसी से किले का निर्माण हुआ होगा। तो ये किले की जो विशालता है वो पारस पत्थर से भी जुड़ी हुई है। बाद में कई राजाओं ने इस सागर में हाथियों को जंजीरों से बांध के छोड़ा था, लेकिन वो सोने की नहीं हो पाई। तो इसलिए ये अतीत के घर में छिपी हुई बात है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता जरूर है कि पारस इसमें मौजूद है। यहाँ पर किसी नटनी के श्राप की भी एक लुकक्ति है। इसमें तिमनगढ़ के किले में एक छतरी है और उस छतरी को नटनी की छतरी कहते हैं। नटनी की छतरी में ये माना जाता है, ये लोगों में ये कहावत प्रचलित है कि नटनी ने यहाँ नृत्य किया था और रस्सी पर बांध करके उस पर नृत्य करते हुए जब उसकी शर्त पूरी होने को थी तो तत्कालीन राजा ने उस रस्सी को कटवा दिया और वहाँ नटनी गिर के मर गई। तो उसकी स्मृति में वो छतरी आज भी मौजूद है और तिमनगढ़ के प्रमुख जो चित्र हैं उनमें नटनी की छतरी को प्रदर्शित किया जाता है। मुगल आक्रांताओं के बाद अंग्रेजों ने इस किले को निशाना बनाया। यहाँ की बेशकीमती धरोहर को बाहर भेजा गया। वहीं स्थानीय राजा रजवाड़ों ने शिकारगाह के नाम पर यहाँ से माल बटोरा। फिर यहाँ पर अंग्रेजों के शासन में यहाँ अंग्रेज घूमने आए, शिकार करने आए। उन्होंने देखा यहाँ जो अच्छे अच्छे प्रतिमाएं देखी, मूर्ति देखी, कलाकार देखी, तो उन्होंने ले जाना शुरू कर दिया और लोग बागों को यहाँ को बीड़ी का बंडल दे देते, चड्डी दे देते, रंगीन बनियान है, ये ऐसी चीज़ देते जिससे वे उनको आराम से किले में से निकाल के अच्छी अच्छी प्रतिमाओं को, कलाकारी के पत्थरों को और उनकी गाड़ी में रख देते और वे ले जाते आराम से। इस तरीके से इस किले का बर्बाद होता रहा। अंग्रेजों का शासन जाते ही महाराज भरतपुर महाराज ने यहाँ जब शिकार की परमिशन ली तो उन्होंने भी यहाँ पर कैंप लगाया। 1 महीना तक यहाँ कैंप रहा। उन्होंने भी यहाँ से यही काम किया। फिर वे भी यहाँ से चले गए
तब फिर टोंक के नवाबों ने परमिशन ली इसमें शिकार खेलने के लिए, और टोंक के नवाब आए तो वे भी यहाँ से अपने लोग बागों को अब 50 पैसा की जगह पे रुपया और 2 रुपया देवे लग पड़े। तो लोग धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने एजेंट शुरू कर लिए, और एजेंटों में ये स्थिति हुई साहब कि यहाँ से लोग बाग एजेंट हो गए, आराम से जगह जगह मंदिर खोल दे, निकाले और उनको शुरू कर दी। देश आजाद हुआ, लेकिन इस किले की बर्बादी नहीं रुकी। किला तस्करों की कैद में आ गया। कई तस्कर हेलीकॉप्टर से मूर्तियों को ले जाने लगे। वर्ष 2002 में देश के बड़े मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया और उसकी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और करोड़ों की मूर्तियां बरामद हुई। कभी समृद्ध रहा तिमनगढ़ का किला अब बदहाली की कगार पर है। अगर इसे ध्यान दिया जाए तो ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, लेकिन आज ये किला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तिमनगढ़ किले में राजा के जैन धर्म की आस्था के नमूने आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा राजपूतों के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्मों के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि ये किला धार्मिक समरसता का केंद्र था। भव्य अटारियां, अट्टालिकाओं, तहखानों और बाजार से भरपूर किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और किले की बर्बादी का स्थानीय लोगों को बहुत मलाल है। लोग आबाद होते रहे, किला उजड़ता रहा, लोग आराम से देखते रहे, आराम से कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं था इधर की तरफ। इस तरीके के ये किला बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। और मूर्ति तस्करों ने शिल्प कृति को हथियाने के चक्कर में इसकी जो खुदाई की तो इसकी जो दीवारें हैं वो हिल गईं और ये खंडर की स्थिति में पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की बात करें तो यहाँ काफ़ी यहाँ से निकली हुई शिल्पकला की जो मूर्तियाँ हैं इनकी अच्छी खासी कीमत आंकी जाती है। इसलिए यहाँ पहले कभी कभार हेलीकॉप्टरों से भी लोग आए हैं और यहाँ खुदाई का जो लगातार कारोबार। कीमत की मूर्तियाँ लगभग यहाँ से निकली हैं। यहाँ आज से करीब वर्ष 2002 में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था पुलिस ने। उस वक्त 23 मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी थी, जो इनकी कीमत कहीं 2 लाख कहीं 4 लाख इस तरह से आंकी जा रही थी। बाकी एक मूर्ति ऐसी अष्टधातु की भी निकली थी जिसकी कीमत यहाँ 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी और वो पुलिस ने बरामद भी की है। विशेष रूप से तस्कर क्या है कि जो बाहर से आया करते थे उससे लोग परिचित तो नहीं है, बाकी लोकल लोगों से मजदूरी करके काम कराया करते थे वो, और वो तस्कर यहाँ अच्छा खासा पैसा कमाते और यहाँ के लोगों को सिर्फ मजदूरी दिया करते थे। यहाँ तिमनगढ़ में जो मूर्तियाँ निकाली गई हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ बोल रही हैं, क्योंकि इस बारे में एक किंवदंती भी है। किंवदंती ये है कि वर्षों पहले जब यहाँ राजा शासन किया करता था तो कोई नटनी से एक श्राप मिला था। वो श्राप इस बात को लेकर मिला था कि नटनी ने एक शर्त लगाई थी कि अगर वो रस्सी के सहारे इस किले से और उस किले के उस छोर तक निकल जाएगी तो उसको वो आधा राज्य दे देगा। लोगों का कहना है और काफ़ी दिनों से ये किंवदंती प्रचलित है कि उस वक्त जब वो नटनी निकलने लगी, पार करने लगी, तो वो रस्सी कटवा दी। तो नटनी ने एक श्राप दिया कि जैसा जैसा है वो पाषाण का हो जाएगा, और उसी हिसाब से यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो इस तरह की देखने में ऐसी लगती हैं कि कोई दुकान है तो दुकान कर रहा है, तो वो बिल्कुल साक्षात ऐसा लगता है कि मूर्तियाँ सजीव हैं। लोगों का मानना है कि किले को संरक्षित करने के गंभीर प्रयास नहीं किए गए और न ही यहाँ के इतिहास को सुरक्षित रखने के कोई प्रयास हुए। एक बार थोड़ा बजट भी पास हुआ, लेकिन वो भी किले की दुर्दशा की तरह जीर्ण शीर्ण हो गया। आज भी कदम कदम पर अनमोल विरासत मौजूद है, लेकिन ये विरासत बस यही कह रही है कि अभी भी मुझे बचा लो। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।